हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के। ओके, और इसके पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल यानी 4 अप्रैल को, ठीक है, तो उनको ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिल पाए और सब लोग पढ़ लें। क्या फ़ायदा है कि उनको बाद में मिले वीडियो और तब तक पेपर उनका हो जाए, ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है अपरिहार्य दुर्घटना के प्रतिवाद की सुसंगतता। तो करेक्ट आंसर है आपका उपेक्षा के प्रत्येक वाद में है, यानी अपरिहार्य दुर्घटना जो है, जिसको इंग्लिश में इनविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं, इसका जो बचाव है इसकी सुसंगतता होती है किस वाद में? उपेक्षा के प्रत्येक वाद में। अगला क्वेश्चन आपका है कठोर दायित्व का सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ क्षति कारित होती है दूसरे व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा, दैवी कृत्य के द्वारा और भूमि के नैसर्गिक उपयोग के द्वारा या फिर खतरनाक वस्तुओं के निकल भागने के द्वारा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है डी नंबर, खतरनाक वस्तुओं के निकल भागने के द्वारा। यानी जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऐसी खतरनाक वस्तु लाता है, अपने परिसर में लाता है, जो कि अगर उस परिसर से बाहर निकल जाती है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको 4 कथन दिए गए, इनमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दिया गया है भूल अपकृत्य विधि में कोई अपवाद नहीं है। तो ये तो कथन आपका गलत है, क्योंकि भूल जो है अपकृत्य विधि में एक अपवाद है। विधि की भूल अनेक अपकृत्यों में दायित्व से छूट का एक आधार है, ये भी आपका गलत है। विधि की भूल अपकृत्य में दायित्व से छूट का आधार नहीं है। तथ्य की भूल सभी अपकृत्यों में दायित्व से छूट का आधार है, ये भी आपका गलत है कि तथ्य की भूल सभी अपकृत्यों में दायित्व से छूट का आधार है। अगला क्वेश्चन आपका है डी नंबर, तथ्य की भूल अपवाद स्वरूप कुछ अपकृत्यों में दायित्व से छूट का आधार हो सकती है। ये आपका डी नंबर जो है ये करेक्ट है। ओके, तो ये आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि जो भूल है तो ये आपका अपकृत्य विधि में एक अपवाद है, ठीक है, लेकिन विधि की भूल जो है ये दायित्व से छूट का आधार नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति विधि की भूल करता है तो वहाँ पर उसको वो बचाव नहीं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर तथ्य की भूल है तो कुछ अपवाद स्वरूप, यानी कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जहाँ पर तथ्य की भूल को अपकृत्य विधि में एक बचाव लिया जा सकता है, तथ्य की भूल का बचाव लिया जा सकता है, यानी छूट का आधार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है अपकृत्यात्मक दायित्व। अपकृत्यात्मक दायित्व जो है पक्षकारों के द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, नहीं। अगला ऑप्शन है किसी नैतिक अपकार से उत्पन्न होता है, नहीं। अगला है ऑप्शन विधि द्वारा नियत किसी कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, जी हाँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो अपकृत्यात्मक दायित्व है वो आपका विधि के द्वारा नियत किसी कर्तव्य भंग से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55, निम्नलिखित अपकृत्यों में से किससे दायित्व दोष पर आधारित होता है? एक मिनट रुकना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्ट्स लाइबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन रॉन्ग। यानी ये जो भी 4 आपके टॉर्ट दिए गए हैं, अपकृत्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा टॉर्ट है जिसका दायित्व जो है वो दोष पर आधारित नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपरिवर्तन, यानी कन्वर्जन जो है इसका दायित्व दोष पर आधारित नहीं होता है। बाकी आपका विद्वेषपूर्ण, अभियोजन, उपेक्षा, अतिचार, इनका जो दायित्व है वो दोष पर आधारित होता है। ओके, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रातिनिधिक सिद्धांत का एक निदर्शक वाद है? यानी इसमें कौन सा ऐसा वाद है जो प्रातिनिधिक दायित्व से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ का केस है, ठीक है। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ का केस है, ठीक है। और ये जो है आपका प्रतिनिधि दायित्व से संबंधित है, ठीक है। विकैरियस लायबिलिटी का जो आपका सिद्धांत है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यह सैद्धांतिक विवाद की यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है, निम्नलिखित में से
किन विधि शास्त्रियों के मतों के कारण हुआ है? तो ये जो है दो विधि शास्त्री हैं, सामंड और विनफील्ड। सामंड कहते हैं कि जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्यों की विधि है, ठीक है, और वहीं पे विनफील्ड जो है ये कहते हैं कि जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्य की विधि है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सामंड जो है ये कहते हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये जो सामंड है ये कहते हैं कि जो अपकृत्य विधि है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अपकृत्य में आवश्यकता से संबंधित है? किर्क बनाम गेगरी का जो केस है ये आपका आवश्यकता से संबंधित वाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य एक ऐसा अपकार है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, जिसमें दायित्व कठोर होता है। याद रखिएगा आप लोग, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, ठीक है। स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य जो है वो एक ऐसा अपकार है जिसमें दायित्व जो है वो कठोर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य विधि का वास्तविक प्रयोजन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्षति का प्रतिकर, यानी जो क्षति हुई है उसका प्रतिकर दिलाना या क्षति के जारी रहने का निवारण करना। अगला ऑप्शन दिया गया है अपकारों के लिए दंडित करना। अगला ऑप्शन दिया गया है प्रतिवादी के वचन से उत्पन्न वादी के प्रत्यासाहित का संरक्षण करना। डी ऑप्शन दिया गया है पक्षकारों के विधिक अधिकारों का विनिश्चय करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर जो डिसाइड किया था वो ये है अपकारों के लिए दंडित करना। ये कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की जारी की थी उसमें ये आंसर था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो ये ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। और बाकी कानपुर यूनिवर्सिटी ने तो 20 का करेक्ट किया है। अब आप लोग डिसाइड करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, दुष्कृति के दायित्व के लिए यानी लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट के लिए आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए क्षति की मात्रा नहीं, आशय का आरोपण नहीं, विधिक अधिकारों का भंग होना। तो ये इसका आधार है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का वॉयलेशन होता है, विधिक अधिकार भंग होते हैं, तो ये आपका टॉर्ट के लिए लायबिलिटी हो जाता है, यानी दुष्कृति के दायित्व का आधार बन जाता है, ठीक है। इसका 61 का करेक्ट आंसर सी नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसमें दायित्व दोष पर आधारित होता है? इनमें से कौन सा दायित्व जो है वो दोष पर आधारित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मानहानि। मानहानि का जो दोष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रॉयलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ब्लैकबर्न के द्वारा। ब्लैकबर्न के द्वारा रॉयलैंड एंड फ्लेचर के वाद में ये जो सिद्धांत है आपका कठोर दायित्व का सिद्धांत है ये ब्लैकबर्न के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर, अपकृत्य विधि से संबंधित कपोत गवाक्ष, जिसको कबूतर के दरबे का सिद्धांत भी कहते हैं, पिजन होल थियरी भी कहते हैं, इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आई होप आपको ये आता होगा आंसर। यस, सामंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, बी यानी सालमंड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर, MC मेहता बनाम भारत संघ का केस जो है 1987 का केस है। यह वाद जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? पूर्ण दायित्व से संबंधित है, ठीक है। ये जो वाद जो है किससे संबंधित है? पूर्ण दायित्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वाद बिना क्षति के हानि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा वाद है जो बिना क्षति के हानि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी नंबर, ठीक है। बाकी सारे वाद जो हैं वो इससे संबंधित है। ये आपका जो केस है मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर का केस है, इससे संबंधित नहीं है, आपका बिना क्षति के हानि से संबंधित नहीं। बाकी आपका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल का केस है ये भी संबंधित है, और चेसमर बनाम रिचर्ड्स का केस है ये भी आपका बिना क्षति के हानि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेरीवेदर बनाम नेक्स्ट का वाद संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका है किसी दोषपूर्ण कार्य से कार्यवादी का अधिकार उत्पन्न नहीं होना। इसका करेक्ट आंसर आपका ए है, ओके।
अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के संप्रभु कार्य के सिद्धांत को माना था? तो करेक्ट आंसर आपका है कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश के केस में। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कस्तूरी लाल का केस आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये संप्रभु के कार्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डोनोग बनाम स्टीवेंस के वाद में पड़ोसी की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यायमूर्ति एटकिन ने दी थी। ठीक है, याद रखना, और न्यायमूर्ति एटकिन ने ही डोनोग बनाम स्टीवेंस के वाद में निर्णय दिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है? इनमें से कौन सा एक आपराधिक दायित्व का आवश्यक तत्व है? तो करेक्ट आंसर आपका है दुराशय। दुराशय जो है ये आपराधिक दायित्व का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिपरक सिद्धांत यानी सब्जेक्टिव थ्योरी का प्रतिपादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए सामन। ठीक है, सामन ने सब्जेक्टिव थ्योरी दी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन सा एक उपेक्षा के वाद का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आपका जो है सावधानी बरतने का कर्तव्य, ये भी एक आवश्यक तत्व है उपेक्षा का, और वादी के प्रति कर्तव्य और उस कर्तव्य का भंग होना, ये तीन जो है ये इसके आवश्यक तत्व हैं, लेकिन समाज के प्रति कर्तव्य ये इसका एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेविश बनाम मान वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? ये अंशदायी उपेक्षा से संबंधित है, यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से संबंधित है डेविश बनाम मान का केस। ये भी केसेस इंपॉर्टेंट है, केसेस से आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बटरफील्ड बनाम फोस्टर का केस जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। अब ये देखना, उपेक्षा से ही संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो दोनों केसेस से रिलेटेड है। केस आप बहुत ज़्यादा याद करके जाना लॉ ऑफ टॉर्ट में, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट उपताप का आवश्यक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्राइवेट उपताप का आवश्यक तत्व नहीं है? तो डी का करेक्ट आंसर है वादी की ओर से त्रुटि का अभाव, यानी वादी की ओर से त्रुटि का अभाव ये प्राइवेट उपताप का एक आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है,